वेलकम टू आवर चैनल साइंटिफिक। ये हमारी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है बॉटनी, जिसका कोड है BYCT131। इसका पार्ट 1 हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। ब्लॉक 1 यूनिट 1 वायरसेस, जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आज है पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे फुट एंड माउथ डिजीज़, discovery of foot and mouth disease virus, discovery of bacteriophages and crystallization of virus. Foot and mouth disease. Foot and mouth disease जो है ये क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स में होती है। क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स मतलब जो ऐसे एनिमल्स जिनके हूफ्स जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मतलब उनका जो सिंगल हूफ है वो दो इसमें डिवाइडेड होता है। उन एनिमल्स को बोला जाता है क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स। इन एनिमल्स में ये फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है। इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि वेसिकुलर लेजन्स बन जाते हैं माउथ, फीट एंड टीथ के अराउंड में। वेसिकुलर लीजन्स का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड सैक, जो रैश या ब्लिस्टर्स काइंड ऑफ ऐसे लीजन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इस डिज़ीज़ में। और इस डिज़ीज़ के वजह से क्या होगा, हाई मॉर्बिडिटी रेट हो जाती है, यानी इन एनिमल्स की डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाती है। मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि इन एनिमल्स में काऊ, बफेलो, ये सारे एनिमल्स आते हैं। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये जो एनिमल है इसके टंग के ऊपर लेजन्स आए हुए हैं। ये हूफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हूफ है इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये हूफ, ये देखिए, बीच से डिवाइडेड है। और इस हूफ के अराउंड में आपको ये कुछ लीजन्स नज़र आ रहे होंगे, इसलिए इसको फुट एंड माउथ डिजीज़ बोला जाता है। तो जैसा हमने पार्ट 1 में देखा था इस सीरीज़ के कि टोबैको मोज़ाइक डिज़ीज़ के वजह से उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी, ईल्ड कम हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी जो फार्मर्स है या जो इन एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं, उनकी रेयरिंग करते हैं, वो इस डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे थे कि उनके एनिमल्स की डेथ रेट इंक्रीज़ हो चुकी थी, मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया था, जिनकी वजह से उनको काफ़ी लॉस हो रहा था। तो इस डिज़ीज़ के ऊपर भी काफ़ी काम किया गया ताकि पता चल सके कि ये क्यों हो रहा है और इसको क्योर किया जा सके। पहला जो एक्सपेरिमेंट है, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट एनिमल वायरस जिन्होंने डिस्कवर किया, वो है फ्रेडरिच लॉफलर एंड पॉल फ्रॉश। ये दोनों जो है इनको क्रेडिट जाता है फर्स्ट एनिमल वायरस की डिस्कवरी के लिए। इनका एक्सपेरिमेंट 1898 में कंडक्ट किया था इन्होंने क्या किया कि जो लीजन्स होते हैं उन लीजन्स में से, उन वेसिकल्स में से एक्सट्रैक्ट निकाला, ठीक है। फिर उसको फ़िल्टर किया बैक्टीरियल फ़िल्टर के थ्रू और उसको डाइल्यूट किया। वो जो एक्सट्रैक्ट मिला उनको बैक्टीरियल फ़िल्टर से पास करने के बाद उसको, उस फ़िल्टर को उन्होंने डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो डाइल्यूट हो जाएगी, ठीक है। फिर इस डाइल्यूटेड एक्सट्रैक्ट को उन्होंने हेल्दी एनिमल्स में इंजेक्ट किया। तो आफ्टर सम टाइम दोज एनिमल्स दे डेवलप्ड फुट एंड माउथ डिजीज़। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बार बार रिपीट किया। तो इनके एक्सपेरिमेंट में एक मेन चीज़ है जो वो है डाइल्यूशन। इसके पहले हमने पार्ट 1 में जो देखा था कि इसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे कि डिजीज़ प्लांट में से सैप निकाला, एक्सट्रैक्ट किया और हेल्दी प्लांट में उसको रब किया या इंजेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ की है कि एक्सट्रैक्ट निकाला वेसिकल्स में से, लेकिन उसको हेल्दी एनिमल में डालने के पहले इसको डाइल्यूट कर लिया गया है। डाइल्यूट करने का रीज़न है कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। और कॉन्सेंट्रेशन कम होने के बाद भी क्या हो रहा है कि एनिमल्स में वो डिज़ीज़ डेवलप हो रही है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो कॉजेटिव एजेंट है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इवन आफ्टर डाइल्यूशन। यानी डाइल्यूट करने के बाद भी अगर वो उसमें इतना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है कि वो हेल्दी एनिमल में डिजीज़ कॉज कर सके, इसका मतलब वो रिप्रोड्यूस कर रहा होगा। ऐसा फ्रेडरिच लॉफलर एंड पॉल फ्रॉश ने कंक्लूड किया।
सेकेंड कंक्लूजन उनका ये था कि ये जो कॉजेटिव एजेंट है ये टॉक्सिन नहीं हो सकता। टॉक्सिन आपको पता होगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो बैक्टीरिया या कोई जो सेल्स है वो या तो उनके बॉडी में होता है या वो बाहर एक्सक्रीट करते हैं, एंडोटॉक्सिन या फिर एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, और इन टॉक्सिन्स की वजह से भी कई बार डिजीज़ेस होती है। तो इनके एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ कि ये कोई टॉक्सिन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो टॉक्सिन होता तो डाइल्यूशन से जब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कॉन्सेंट्रेशन इतना कम हो जाएगा कि वो सामने वाले को फिर डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकता। पर क्योंकि यहाँ डिज़ीज़ डेवलप हो रही थी तो ये प्रूव करता है कि वो टॉक्सिन नहीं हो सकता, और वो जो कोई भी पॉजिटिव एजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन सफिशिएंट था डिज़ीज़ कॉज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो डिस्कवरी थी वो थी बैक्टीरियोफेजेस की। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और बैक्टीरियोफेजेस की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, या जिन्होंने डिस्कवर किया वो है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया। फर्स्ट है फ्रेडरिक टॉन्ट, जिन्होंने डिस्कवर किया 1915 में, एंड फेलिक्स डी हेरल, इन्होंने डिस्कवर किया, रीडिस्कवर किया हम बोल सकते हैं 1917 में। तो इन दोनों को ही इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे या इनके जो ऑब्जर्वेशंस थे वो किस तरह से थे। फर्स्ट इज फ्रेडरिक टॉन्ट। फ्रेडरिक टॉन्ट जो थे ये ट्राई कर रहे थे वैक्सीनिया वायरस को अगार मीडियम पे ग्रो करवाने के लिए। तो वायरस जो है वो ग्रो नहीं हुआ। हम देख चुके हैं कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो नहीं होता, पर उस टाइम नहीं पता था। सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट वेयर ही ट्राइड टू ग्रो वैक्सीनिया वायरस ऑन अगार मीडियम, बट वो जो उनकी प्लेट्स थी जिस पे वो ग्रो करना चाह रहे थे वहाँ पे कंटामिनेशन बोल सकते हैं हम, एक कंटामिनेशन हो गया वहाँ पे, वायरस ग्रो ना होके वहाँ पे माइक्रोकोकस ग्रो हुआ। माइक्रोकोकस एक टाइप का बैक्टीरिया है, तो वो उस प्लेट पे ग्रो होना शुरू हो गया क्योंकि वहाँ न्यूट्रिएंट्स थे और वो उसने कंटामिनेट कर दिया उन प्लेट्स को। बट वो जो माइक्रोकोकस ग्रो हो रहा था, फ्रेडरिक टॉन्ट ने देखा कि वो नॉर्मल कॉलोनीज़ नहीं थी। जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं उनको कॉलोनीज़ बोला जाता है। तो हर कॉलोनीज़ के क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि उसका कलर कैसा होगा, उसका अपीयरेंस कैसा होगा। बट ये जो माइक्रोकोकस की कॉलोनी थी वो नॉर्मल नहीं थी, वो उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि उनको कोई डिज़ीज़ से वो अफेक्टेड है, और वो जो कॉलोनीज़ थी वो ग्लासी एंड ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही थी। इस वजह से इन कॉलोनीज़ को बोला गया ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टॉन्ट। और फ्रेडरिक टॉन्ट ने वो इन्फेक्शियस एजेंट जो इन माइक्रोकोकस को इन्फेक्ट कर रहा था, उसने डिज़ीज़ कॉज किया था, उन्होंने इसको नाम दिया बैक्टीरियोलाइटिक एजेंट, यानी ऐसा एजेंट जो उस बैक्टीरिया को लाइस कर रहा था। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट किए थे। पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो अफेक्टेड कॉलोनीज़ है नॉट ग्रो ऑन एनी मीडियम। तो ये जो माइक्रोकोकस की कॉलोनी है, अगर हम इस कॉलोनी को उठा के जिसमें ग्लासी एंड ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ कॉलोनीज़ जो बन गई थी माइक्रोकोकस की, अगर उस कॉलोनी को उठा के हम दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम प्लेट पे अगर इनोकुलेट करते हैं या उस पर हम डालते हैं तो वहाँ ग्रो नहीं होगी। सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि उस जगह पे, उस ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्लेस पे सिर्फ माइन्यूट ग्रैन्यूल्स देखने को मिले, वहाँ कोई बैक्टीरिया का प्रेजेंस नहीं था। जब उसको बाद में चेक किया गया माइक्रोस्कोप के अंडर या बाकी जो टेस्ट है वो कंडक्ट किए गए, तो वहाँ बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट थे। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये जो ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे एक बैक्टीरिया है, हेल्दी बैक्टीरिया है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो कर रहा है, एक हमारे पास ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन वाली कॉलोनीज़ है। अगर हमने वहाँ से ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन पिक किया और हेल्दी बैक्टीरिया के ऊपर उसको डाल देते हैं तो वो हेल्दी बैक्टीरिया भी कुछ टाइम के बाद ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन शो करेगी। फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन था वो ये है
कि फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लासी मटेरियल रिटेन्ड इट्स एबिलिटी टू कॉज ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो ग्लासी मटेरियल है अगर वहाँ से हम उसको उठा के उसको फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट नीचे हमको मिलता है उस फिल्ट्रेट में भी ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करने की एबिलिटी होती है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन था ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी कन्वेड टू इनफाइनाइट जनरेशंस, यानी ये जो हमने थर्ड पॉइंट में देखा कि ग्लासी ट्रांसफॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम इनफाइनाइट जनरेशन्स तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब हमने एक जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ है उसको इन्फेक्ट करवाया, फिर सेकेंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन, ऐसे करते करते हम बहुत सारी, या फिर हम कह सकते हैं इनफाइनाइट जनरेशन्स तक हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू फ्रेडरिक ट्रॉट ने बैक्टीरियोफेजेस को डिस्कवर किया, बट इन्होंने उसको नाम दिया था बैक्टीरियोलाइटिक एजेंट। फेलिक्स डी हेरल ने सेम फिनोमेना रीडिस्कवर किया या बैक्टीरियोफेजेस को रीडिस्कवर किया। इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो कुछ पेशेंट्स थे डिसेंट्री के, जब वो रिकवर हो रहे थे, मतलब जब वो उस डिज़ीज़ से ठीक हो रहे थे। डिसेंट्री ये एक एब्डोमिनल डिज़ीज़ है जिसमें लूज़ मोशंस होते हैं और ये शिगेला नाम के बैक्टीरिया के वजह से होता है। तो ये जब पेशेंट ठीक हो रहे थे तो उन्होंने उन पेशेंट्स में कुछ शिगेला या उस बैक्टीरिया को किलिंग एजेंट्स ऑब्ज़र्व किए, यानी उन पेशेंट्स में ऐसा कोई एक दूसरा एजेंट प्रेजेंट था जो इस शिगेला नाम के बैक्टीरिया को किल कर रहा था। और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि दिस एजेंट कुड बी फिल्टर्ड थ्रू चेम्बरलैंड फ़िल्टर एंड स्टिल रिमेन एक्टिव। और इस एजेंट को जब हम फ़िल्टर करेंगे चेम्बरलैंड फ़िल्टर से तो वो उस फ़िल्टर से पास हो जाता है, फिल्ट्रेट में आ जाएगा, और जो फिल्ट्रेट है वो एक्टिव रहता है, यानी कि वो इन्फेक्टिव रहता है। अगर हम उसको हेल्दी बैक्टीरिया में डालेंगे तो वापस से वो उस बैक्टीरिया को किल कर सकता है। सो इन दिस मैनर फेलिक्स डी हेरल रीडिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेजेस। तो इसका इंडिपेंडेंट क्रेडिट दोनों को जाता है। इट कुड बी सीरियली ट्रांसमिटेड, उस जो किलिंग कैपेसिटी है उसको हम सीरियली ट्रांसमिट कर सकते हैं। और बैक्टीरियोफेजेस जो टर्म है ये दिया था फेलिक्स डी हेरल ने। अगेन यहाँ पे ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि हु नेम्ड या हु टर्म्ड बैक्टीरियोफेजेस, तो वो आएगा फेलिक्स डी हेरल। एंड हु टर्म्ड बैक्टीरियोलाइटिक एजेंट, तो वो हो जाएगा फ्रेडरिक ट्रॉट। तो ऐसे जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखते हुए चलना है। दिस विल हेल्प इन ऑब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था वेंडल स्टेनली ने। ही इज़ वेंडल स्टेनली। फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज्ड अ वायरस, और जिस वायरस को इन्होंने फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज किया वो था टोबैको मोज़ाइक वायरस। और जो क्रिस्टलाइज वायरस था उसको जब इंजेक्ट किया गया होस्ट में तो उस वायरस ने वापस से इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ दिखाना शुरू कर दिया। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इसलिए है क्योंकि जो क्रिस्टलाइजेशन है ये एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का होता है। जो सेल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होते, ठीक है। और वायरस क्रिस्टलाइज हो गया क्योंकि इसके पहले ये पता चला कि ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है, तो उसको सेल माना जा रहा था कि ये छोटा सेल है, बैक्टीरिया से भी छोटा सेल होगा। बट जब वेंडल स्टेनली ने इसको क्रिस्टलाइज कर लिया और क्रिस्टलाइज होने के बाद जब उसको होस्ट में हम डाल रहे हैं तो वापस से वो इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी थी जो कि लिविंग सेल्स में नहीं मिलती है, ठीक है। पहली बात तो सेल्स क्रिस्टलाइज ही नहीं होंगे, बट वायरस हो रहा था। सो इस वजह से क्रिस्टलाइजेशन के वजह से क्या हुआ कि जो वायरस है उस पर एक डिबेट शुरू हो गई कि जो वायरस है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, और वो आज भी कंटिन्यूड है। तो सम बिलीव या जो वायरस है उसको लिविंग माना जाता है कुछ प्रॉपर्टीज़ के वजह से। वो प्रॉपर्टीज़ इस तरह से है
कि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। नॉन लिविंग मटेरियल्स में कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, बट वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है एंड प्रोटीन होता है, इस वजह से उसको लिविंग माना जा सकता है। ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, भले ही होस्ट के अंदर ही सही, बट स्टिल वायरस कैन रेप्लिकेट, और दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट टू अनइन्फेक्टेड होस्ट। इवन द क्रिस्टलाइज्ड वायरस कंजर्व द लिविंग प्रॉपर्टी। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वायरस को लिविंग के अंडर डालने में हेल्प करती है, या हम उसको मान सकते हैं कि वायरस इज़ लिविंग। बट देर आर सर्टन प्रॉपर्टीज़ जो कि बिल्कुल नॉन लिविंग से मिलती जुलती हैं, जैसे कि दे आर अनेबल टू शो लिविंग प्रॉपर्टीज़ आउटसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल के बाहर वायरस बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग के जैसा रहता है। सेकेंड, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। जैसा हमने पहले देखा है कि सेल्स क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते, लिविंग सेल्स कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते, बट अगर क्रिस्टलाइज कौन होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हम क्रिस्टलाइज करते हैं। तो अगर वायरस क्रिस्टलाइज हो रहा है मतलब इट इज़ अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू नॉन लिविंग थिंग्स। थर्ड प्रॉपर्टी है कि वायरस ग्रो नहीं करता। फोर्थ प्रॉपर्टी, दे डू नॉट हैव मेटाबॉलिक मशीनरी। उनकी खुद की अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है, वो होस्ट की मशीनरी को टेक ओवर करके उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेके फिर अपने पार्ट्स को वो रेप्लिकेट करना शुरू करता है या अपने पार्ट्स बनाना शुरू करता है। तो देर आर सर्टन प्रॉपर्टीज़ इन वायरस which is like living and there are certain properties which is similar to non-living। इसलिए वायरस को कैटेगराइज करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि उसको लिविंग में रखा जाए या नॉन लिविंग में रखा जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो।